आपके मेरे इस चैनल में स्वागत है और तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फुल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करता है आइए समझते और ये देखते। तो बनिए अंत तक। बस यही, अगर मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को, सबसे पहले इसको लाइक कीजिएगा और हो सके तो किसी को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। इसी वन शॉट में देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका डीप मीनिंग देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैं अपोलोजाइज हूँ, आई एम सॉरी दैट केस ऑफ वॉइस क्वालिटी, ठीक है। तो लेट्स सी मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है, माइक क्वालिटी है, वो थोड़ी लो है। तो आई होप भविष्य में थोड़ी बढ़ा दूंगा। लेट्स सी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार से होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं कि किसी भी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स ऐसा एस्पेक्ट जहाँ पे बिजनेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेटअप किया जाता है, राइट। तो मीन्स बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना। सेकेंड वर्ड है मैनेजमेंट, इसका पर्यायवाची है मैनेजमेंट मतलब कि बिजनेस कैसा चलेगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से रनिंग होगी वगैरह वगैरह, कि कहाँ से क्या होने वाला है। मीन्स कहाँ से मॉनिटरी होने वाली है, कंपटीशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कंपटीशन एक हेल्थी कंपटीशन कैसे क्रिएट किया जा सकता है मार्केट में। और भी बहुत सारी फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, कुछ भी हो सकता है जैसे ये। और उसके लिए सेल्फ प्रिपेयर रहे, और कुछ लोग इसे लॉस मान के चलते सॉरी आई मीन टू से दैट इट इज़ नॉट अ लॉस बट इट इज़ अ सेल्फ प्रिपरेशंस फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटी। जी हाँ, बस यही है कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपरेशन करना और कुछ मैनेजमेंट, कुछ तैयारी करना, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ लॉस हो जाए तो उसको मैनेज किया जा सके। यही मैनेजमेंट में, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट बहुत ही वास्ट है, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा क्या क्या होता है मैनेजमेंट में बस यही है कि प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, बस यही पार्ट है। और 11th में आपने जैसे पढ़ के आए होंगे, 12th में पढ़ के आए होंगे, लेट्स सी दैट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ मैं पढ़ा रहा था ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज टू ऑर्गेनाइज एनी बिजनेस लाइक दिस। इट इज़ सेकेंडरी पार्ट ऑफ नेम इज ऑर्गेनाइजेशंस। एंड सेकेंड मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी मीनिंग देखा जाए तो संस्था या संगठन मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे गुड्स का सेल्स एंड परचेज हो रहा है, राइट, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। ठीक है, अब तक आपने समझ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ह्यूमन एक्टिविटी एंड ऑक्यूपेशन देखते हैं। ऑक्यूपेशन में कितने टाइप के आते हैं, लेट्स सी। तो ह्यूमन ऑक्यूपेशन नंबर 1 आता है प्रोफेशन, नंबर 2 आता है बिजनेस, नंबर 3 आता है एम्प्लॉयमेंट। नंबर 1 पे आता है प्रोफेशन मीन्स ऐसा धंधा या ऐसा व्यवसाय जो कि किसी डिग्री या किसी प्रोफेशन के द्वारा किया जाता है। मीन्स ऐसी सर्विस, सॉरी आपने सुना होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो प्रोफेशनल के द्वारा और एम्प्लॉयमेंट के द्वारा किया जाता है। सर्विसेज तो मोस्टली सर्विस मीन्स प्रोफेशन, और गुड्स प्रोवाइड होता है बिजनेस से, और जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, जो जहाँ पे बिजनेस में या किसी और जगह पे काम करते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होता है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, समझने लायक बात बिजनेस है। और नंबर जो सेकंड आता है मिड लेवल का बिजनेस में बहुत सारे प्रकार है, जैसे कि देख सकते हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, उसके बाद में एक्सट्रैक्टिव जनरेटिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस, उसके बाद में आता है ट्रेड आपका। और ये जो इंडस्ट्री के अंदर में 4 फैक्टर बताए हैं, उसके अंदर भी 4 आते हैं, एनालिटिक्स, सिंथेटिकल्स, प्रोसेसिंग्स, असेंबलिंग, ओके। तो इसमें भी बहुत सारे डिफ्रेंशिएट है। ट्रेड के अंदर दो तरह के ट्रेड आते हैं, तो इंटरनल ट्रेड और दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब ऐसा व्यवसाय, व्यापार, ऐसा ट्रेड जहाँ पे देश की सीमा में रहकर किया जाता है। और इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा ट्रेड होता है जहाँ पे देश की सीमाएं से बाहर रहकर व्यापार किया जाता है, ठीक है। और इंटरनल ट्रेड में 2 आते हैं, एक तो होलसेलर और एक रिटेलर। और इंटरनेशनल ट्रेड में 3 चीज़ें आती है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट, राइट।
ये थे हमारे कुछ ह्यूमन ऑक्यूपेशंस। लेट्स सी एलिमेंट इन फ्यूचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। लाइक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब फ्यूचर क्या है, मतलब उसका काम क्या करता है, जैसे कि देख लेते हैं। नंबर वन आता है डिवीजन ऑफ वर्क, अच्छा है, मतलब कार्य का विभाजन करना। नंबर 2 आता है कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशंस। ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा जो चीज़ लगता है मेरे को, वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है वो सबसे बढ़िया लगता है मेरे को। और कम्युनिकेशन, हाँ, तो किसी भी लेवल पे आप हायरार्की देखते हो, जब कि किसी भी लेवल पे आप जाकर देखते हो तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही बेटर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कम्युनिकेशन बेटर होगा तो आपका काम भी अच्छा होगा और आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ दिखेगी वहाँ पे। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चेन ऑफ कमांड। वहाँ पे चेन ऑफ कमांड का जहाँ पे एक होता है, चेन ऑफ कमांड एक होता है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट रूल एंड रेगुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये देखते हैं हम। बट हाँ, मतलब 2-3 एक कम्युनिटी बिल्ड होती है तो वहाँ पे थोड़ा चेन ऑफ कमांड एक ही होना चाहिए वैसे तो, लेकिन कम्युनिटी बिल्ड होती है तो मस्त होते हैं। उसके बाद में डायनेमिक एलिमेंट, हाँ, मतलब ये इसका जो एलिमेंट है वो बहुत ही डायनेमिक है और इसके इंपॉर्टेंस भी बहुत है। तो फिर इंपॉर्टेंस किस किस एरिया में हो सकते हैं, जैसे कि फैसिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव में ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल्स। नंबर 1 आता है फैसिलिटेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरह, राइट। और सेकेंड वाला देखते हैं कि मेक ग्रोथ के लिए आपकी जो भी कंट्री में आप जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, कंपनी सेटअप किया है, तो उसके लिए और ग्रोथ होगी और डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल, यानी कि एक धंधे को डाइवर्सिफिकेशन करना, मतलब एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, राइट। एंड परमिट ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कम से कम यूज़, मतलब रिसोर्सेज का यूज़ करना। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे बताया गया है, आप जानते ही हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे वाटर एंड ट्रीज, प्लांट्स, एयर वगैरह ये सब। और इनकरेज गुड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, यानी कि यहाँ पे एक अच्छा ह्यूमन रिलेशनशिप्स को दर्शाया गया है। उसके बाद में आते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि यहाँ पे अब बात करता हूँ 2 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बिल्ड होते हैं, मतलब पैदा होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल वहाँ पे जहाँ पे कि फॉर्मल जो कि पैसों के लिए चलता है, और इनफॉर्मल मतलब सिर्फ नाम के लिए चलता है। मीन्स ऐसी संस्था जो कि अपने दान के लिए नामी है, मीन्स फेमस है, जो कि दान के लिए है, राइट। इसका जो नेचर होता है वो फॉर्मल का वो प्लान होता है और ऑफिशियल होता है, ठीक है। और इसका जो क्या बोलते हैं इसको, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वो अनप्लान होता है और अनऑफिशियल होता है। उसके बाद में ये देखते हैं कि जो फॉर्मल होता है वो लार्ज लेवल पे होता है, यानी कि आप न केवल भारत में अभी तो मतलब फॉरिजन कंट्री में भी खोल सकते हो, लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिर्फ भारत में ही खोल सकते हो, बाहर विदेश में नहीं खोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डोनेशन लगते हैं, मीन्स डोनेट करना होता है। कोई आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं जहाँ पे डोनेशन मांगती है, तो वहाँ पे बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पैसे के लिए काम किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मतलब किसी की हेल्प करना, किसी की नीडी व्यक्ति की हेल्प करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन चालू है। अब बारी आती है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन खोलने की क्या क्या प्रोसेस हो सकती है। तो देखते हैं डिटर्मिनेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क्स में। सबसे पहले डिटर्मिनेशंस, पहले हमको ढूंढना है कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और उसके हिसाब से कार्य का विभाजन किया जाता है। उसके बाद में ग्रुपिंग एक्टिविटीज़, यानी कि एक ग्रुप बिल्ड होगा, वहाँ पे ये सब डिसाइड किया जाएगा, ये सब ग्रुपिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं। और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, यानी कि जब ग्रुप सेटअप हो गया है और फिर उसको कौन कौन सा व्यक्ति कौन काम क्या करेगा, तो ये इसको ड्यूटी असाइन करना होता है। एंड नंबर 4 पे आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब ऐसा चीज़ जो कि मतलब अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करे, मतलब अपनी पावर्स आ जाती है, ठीक है। जैसे आपने देखा CMD, CM, और अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कोऑपरेटिव डायरेक्टर, CS, CMA और CA वगैरह ये सब पोस्टें होती हैं एक कंपनी में। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य एक होना चाहिए, और यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड एक जगह से आना चाहिए हमारे पास, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी एक तरफ से आना चाहिए। और एक ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसका जो उद्देश्य है, ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों चलाना चाहते हैं, उद्देश्य, तो उद्देश्य में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, तो इसका एक हाईली उद्देश्य ये है कि ये अचीव
प्री डिटरमाइंड गोल, मतलब जो हमने पहले ही सोचा है उस गोल को अचीव करना, सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। और उसके बाद में इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इसका उद्देश्य होता है कि अदर अदर सेक्टर्स, बहुत सारे सेक्टर हो जाते हैं, लेकिन उसी सेक्टर के अंदर में काम करते हुए एक अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन करें और एक अच्छा सा कंपटीशन को मेंटेन करके रखें। और उसके बाद में आते हैं टू अवेल द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशंस, यानी कि एक स्पेशलाइजेशंस को मेंटेन करके रखें। और टू हैव मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली मतलब ये है कि लार्ज लेवल पे बिजनेस करना, न केवल भारत में अपितु फॉरेन कंट्री में। तो यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे दिखती है कि जब आप लार्ज प्रोडक्शन करोगे तब आपके पास कॉस्ट कम लगेगी, जब आपके पास कॉस्ट कम लगेगी तो आपका खर्चा भी कम आएगा, तो खर्चा कम आएगा तो फिर आपका तो धंधा वैसी जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, मतलब 10 गुना 20 30 बोल नहीं सकते, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये होता है कुछ ऑब्जेक्टिव। और हम समझते हैं कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। अब ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है, लेकिन उसके बाद में जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है कि ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया तो आप लोगों की वैल्यू ही भूल जाओ, यानी कि आपका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे ना हो और सोशल वेलफेयर को मेंटेन करते हुए आप बिजनेस करो, राइट। तो यहीं पे सेकंड पार्ट में आप देखते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेकंड पार्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मीन्स एंड एथिक्स, जो बिजनेस के एथिक्स होते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इट काइंड ऑफ, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, यानी कि सोशल ऑब्लिगेशन मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू एक्ट इन मैनर्स विच विल सर्व द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल ऑब्लिगेशंस। बेसिकली अगर सिंपल सा मतलब निकालूँ इस चीज़ का, तो सोशल ऑब्लिगेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस को ऐसा लॉ फॉलो करना होता है जिससे कि हमारे समाज का कोई नैतिकता, मतलब कुछ धोखाधड़ी ना हो जाए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं बाय द कंपनी एक्ट द्वारा, तो उसी को फॉलो करना और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन कहलाते हैं। यानी कि मेजरली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारे एस्पेक्ट निकल के आते हैं। केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे बात आती है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट होता है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, यूज़ ऑफ, थर्ड आता है यूज़ ऑफ सोसाइटी रिसोर्स, नंबर 4 आता है पब्लिक इमेज, नंबर 5 आता है मोरल जस्टिफिकेशंस, नंबर 5 आता है सोशियो कल्चर नॉर्म्स, नंबर 7 आता है वॉच ओनर्स इंटरेस्ट, नंबर 7 आता है 8 आता है कंज्यूमर्स अवेयरनेस। यानी कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। केस ऑफ एजेंट सोशल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि एजेंट के द्वारा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी, तो इन सब का ध्यान रखते हुए एक बिजनेस परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाए जा सकते हैं। उसके बाद में एक परफेक्ट बिजनेस करने के लिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो टूवर्ड्स किसके द्वारा हो सकती है, तो बारी बारी करके एक एक डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की बात आती है, तो यहाँ पे बहुत ही थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के प्रति, बिजनेस के खुद के प्रति, मीन्स इसको टाइम टू टाइम कैपिटल प्रोवाइड करते रहो। किसी चीज़ के अगर गुड्स की ज़रूरत है तो गुड्स प्रोवाइड करो बिजनेस को। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, मीन्स बिजनेस अलग है और अपना बिजनेसमैन अलग है। तो यहाँ पे बिजनेस के बिजनेसमैन के मीन्स बिजनेस की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद को सर्वाइव करने के लिए अच्छा सा हेल्थ मेंटेन करके रखे, ठीक है। मीन्स गुड्स चाहिए तो गुड्स लाए जाए बिजनेसमैन द्वारा, और इसको कैपिटल प्रोवाइड किया जाए वगैरह, ये बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। और सेकंड आते हैं टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर, यानी कि शेयर होल्डर और इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम डिविडेंड और इंटरेस्ट पे किया जाए। और इसको जो इन लोगों को कभी कभी अपने बोर्ड मीटिंग में, जब भी मीटिंग हो तो मीटिंग में बुलाया जाए, और इनकी जो ड्यूटी बनती है उनको फुलफ़िल किया जाए। यही शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स टूवर्ड द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके बाद में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर एंड कस्टमर, यानी कि कंज्यूमर के प्रति ऑनेस्ट रहना। मतलब आप जानते ही हो कि कंज्यूमर के प्रति ऑनेस्ट कैसे रहा जाता है, यानी कि उनके साथ धोखाधड़ी ना हो, फ्रॉड ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कभी कभी, तो उसको भी हो सके तो अवॉइड करने का काम कीजिएगा, ठीक है। अगर मेरी लॉ वाली वीडियो नहीं देखी आपने तो प्लीज़ जाके इस वीडियो के बाद में आप लॉ वाली वीडियो देखना, जो कि आपके स्क्रीन पर आ रही होगी।
जहाँ पे मैंने बताया कि लॉ वगैरह, कॉरिजन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशंस, ये सब के बारे में बताया गया है। और ये कहाँ पे लिखा गया है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा गया है, वो सब उसमें डिफाइन है। तो आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉय एंड वर्कर। बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स एम्प्लॉय और वर्कर के मतलब ऊपर, कि टाइम टू टाइम सैलरी वगैरह जो भी उनका कंपनसेशन लगे वो सब दिया करो। उसके बाद में आता है बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर एंटरप्राइजेस, यानी कि यहाँ पे एक गुड हेल्दी कंपटीशन, मैं कब से बोल रहा हूँ कि हेल्दी कॉम्पिटिशन्स को मेंटेन करना। उसके बाद में आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर के प्रति, यानी कि उसके साथ में कोई चीटिंग ना हो, धोखाधड़ी ना हो, और उसको फेयरली अमाउंट पे किया जाए, जितना उन्होंने डिलीवरी किया है उसके हिसाब से उसके चार्जेस पे किए जाए, ठीक है। उसके बाद में आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे बात आती है टैक्स की, जीएसटी की और मैनी अदर ड्यूटीज़, मतलब फेयरली काम करो, गवर्नमेंट के साथ में कोई चीटिंग ना हो, और अपना जो व्यवसाय है उसका जीएसटी वगैरह ये सब बराबर टाइम टू टाइम पे किया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स वर्ल्ड एंड मॉडर्न लार्ज टाइम बिजनेस हैज़ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है वर्ल्ड के प्रति। मीन्स वर्ल्ड के प्रति बोला जाए तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप देखते हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपका जैसे कि कुछ करंटली कुछ हो जाए किसी को, तो उसके प्रति आपके प्रति मतलब उसके प्रति क्या हो सकता है और आप क्या करोगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो, एक कम्युनिटी, आपकी जो कम्युनिटी है उसके लिए क्या कर सकते हो, ये हैं बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और बिजनेस एथिक्स की बात करूँ तो बिजनेस एथिक्स कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है, वो ये है कि बस यही है कि सोशल एथिक्स मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड जो आपने अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ा है उसको कंट्रोल में रखो, आप उसको फॉलो करो, यही बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है। और एक मॉरलिटी ट्रूथनेस होता है, और बिजनेस एथिक्स इज़ अम्ब्रेलास हो सकता है आपके बिजनेस के लिए, ताकि वो अम्ब्रेला का काम करे, राइट। और कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स, बहुत सारे बिजनेस एथिक है, जैसे सोशल वेलफेयर कनेक्ट होता है सोशल बिहेवियर से, फिर अनएथिकल्स होता है, फिर अगर अनएथिकल हुआ तो नेग्लिगेट ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी कि बिजनेस बिहेवियर, आपका बिजनेस का बिहेवियर क्या है अपने दूसरों के प्रति और अपने खुद के प्रति, यही बिजनेस एथिक है। मॉरलिटी रखो, बेसिकली बात है। और ट्रूथनेस, अगर आपके बिजनेस में सच्चाई नहीं होगी तो आपका बिजनेस करना थोड़ा गलत हो सकता है और आपका भविष्य में प्रॉफिटेबल नहीं होता है कभी कभी देखा जाए तो। फिर मैं अगले स्टेप पे आता हूँ, जो अपना अगला स्टेप होता है वो है स्टेज ऑफ प्रमोशन ऑफ बिजनेस। नंबर थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्टेज ऑफ प्रमोशन ऑफ बिजनेस, यानी कि हम यहाँ पे प्रमोशन को समझते हैं, नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन होता है क्या, बेसिकली ये एक डायरेक्टर, अगर किसी कंपनी की बात करूँ या फिर ठीक है, नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल रहा हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन की तरह सोचूंगा कि यहाँ पे बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रमोशन किया जाता है बाय एडवर्टीजमेंट्स एंड पोस्टर, पैम्पलेट्स एंड टीवी एड्स, मोबाइल एड्स, यूट्यूब एड्स, मैनी एड्स के द्वारा प्रमोशन प्रमोशन किया जाता है। तो प्रमोशन हो सकता है बहुत तरीके से, इसी को प्रमोशन कहते हैं। टू प्रमोट एनी गुड्स टूवर्ड द कंज्यूमर एंड कस्टमर, टू सेल आउट्स एंड मीन्स अपने बिजनेस को बढ़ाना, उसको प्रमोट करना, उसको प्रमोशन कहते हैं सिंपल वर्ड में। और रोल ऑफ प्रमोटर्स मीन्स यहाँ पे प्रमोशन, अगर कंपनी की बात करूँ तो कंपनी को प्रमोटर प्रमोट करते हैं, वो डायरेक्टर भी हो सकते हैं। प्रमोटर मेनली प्रमोटर कौन होते हैं, जो बिजनेस को प्रमोट करे और उनको जो बिजनेस रेगुलेशंस को जो मेंटेन करके रखे, वो प्रमोटर्स कहलाते हैं, राइट। टाइप ऑफ प्रमोटर्स, यानी कि यहाँ पे प्रमोटर्स के टाइप दिए गए हैं। और नंबर वन आता है कि प्रोफेशनल प्रमोटर, यानी कि उनका काम ही है कि उनका प्रोफेशन है खुद का प्रमोटर्स का, तो वो प्रमोटर प्रोफेशनल प्रमोटर कहलाते हैं। फिर आता है एक्सीडेंटल प्रमोटर, यानी कि वो प्रमोटर्स नहीं है बट वो एक्सीडेंटली प्रमोटर्स है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रमोटर्स नहीं है, यानी कि वो उनका किसी और चीज़ का बिजनेस है बट वो कुछ पार्ट टाइम के लिए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्रमोटर्स का काम करते हैं, उनको एक्सीडेंटल प्रमोटर्स कहा जाता है। फाइनेंशियल प्रमोटर्स, यानी कि ऐसा प्रमोटर जो फाइनेंस के क्षेत्र में काम करे, मीन्स फाइनेंशियल प्रमोटर, यानी कि यहाँ पे भी प्रमोटर्स की लाइन लगी पड़ी है। इसमें से एक आता है फाइनेंशियल प्रमोटर्स। फाइनेंशियल प्रमोटर वो होता है जो कि फाइनेंस के क्षेत्र में ध्यान दे,
उसके बाद में आता है टेक्निकल प्रमोटर, यानी कि टेक्निकल चीज़ों में प्रमोट करे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि कुछ टेक्निकल जैसे कूलर, फ्रिज, एसी वगैरह ये सब अगर बिजनेस को ज़रूरत पड़ती है तो ये फाइनेंशियल प्रमोटर का काम होता है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आता है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स, दो चीज़ें निकल के आती हैं, स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस, जो कि है कि मतलब गवर्नमेंट की अगर कुछ ज़रूरत है, मतलब गवर्नमेंट के लिए जो प्रमोटर्स काम करते हैं वो गवर्नमेंट प्रमोटर्स कहा जाता है। और स्पेशल इंस्टीट्यूशन जैसे बहुत सारी स्पेशल जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर है वगैरह, वहाँ पे अगर कोई प्रमोटर्स काम करता है तो वो स्पेशल इंस्टीट्यूशन प्रमोटर कहलाता है। उसके बाद में आता है द मीनिंग ऑफ प्रमोशन। रियल में इसका ग्रेस्टेनबर्ग किया गया है कि प्रमोशन रिफर टू द दोज एक्टिविटी विच आर द अंडरटेकन टू ब्रिंग बिजनेस एंटरप्राइजेज इनटू एक्सरसाइज। मीन्स ऐसा बिजनेस एंटरप्राइजेज जहाँ पे बिजनेस को प्रमोट किया जाता है, प्रमोट यानी कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सकता है प्रमोशन के द्वारा। उसके बाद में स्टेज ऑफ प्रमोशन, यानी कि स्टेज ऑफ प्रमोशन क्या होता है, चलिए फास्टली देखते हैं स्टेज ऑफ प्रमोशन क्या होता है। नंबर 1 आते हैं डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, नंबर 2 आते हैं इन्वेस्टिगेशंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, ऑर्गेनाइजिंग द आइडिया, नंबर 4 आते हैं फाइनेंसिंग द प्रपोजल। ये सब 4 स्टेज आती है मेनली, तो एक एक करके डिफाइन करते हैं। डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी थिंकिंग थॉट्स फॉर द ग्रोविंग आवर बिजनेस, यानी कि ऐसा आइडिया क्रिएट करना, डिस्कवरी खोजना जो कि बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ आइडिया खोजा, राइट, फर्स्ट स्टेज। उसके बाद में सेकंड स्टेज पे जब आऊँगा, इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, जो मैंने बिजनेस आइडिया को जो सोचा है, डिस्कवरी किया है, खोजा है, उसके बाद में उसको इन्वेस्टिगेट करूँगा, यानी कि देखूँगा वो सही है, काम करता है कि नहीं करता है। उसके बाद में जब मैंने ये चीज़ देख लिया, उसके बाद में थर्ड स्टेज पे आ जाता हूँ। उसके बाद में देखता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग्स आइडिया, यानी कि जो मैंने चेक कर लिया, मैंने खोज लिया एक आइडिया को, उसके बाद में चेक कर लिया कि ये काम करेगा नहीं करेगा। उसके बाद में मैं आइडिया को इम्प्लीमेंट करूँगा, नंबर 3 पे इम्प्लीमेंट करूँगा। नंबर 4 पे आते हैं फाइनेंसिंग ऑफ प्रपोजल, यानी कि मैं प्रपोज़ल रखूँगा फाइनेंसिंग, यानी कि अगर फाइनेंस की अगर उसमें ज़रूरत पड़ी तो उसको प्रपोज़ल लेके मैं फाइनेंस का एक्वाइडिशंस करूँगा, मतलब लाऊँगा बिजनेस के अंदर, बेसिकली बोलूँ तो। उसके बाद में आता है प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, एंटरप्रेन्योरल डिसीजंस, यानी कि एक एंटरप्रेन्योरल डिसीजन क्या आता है, मैं एक एंटरप्रेन्योर की नज़र से देख रहा हूँ। सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस है, बहुत, आप मार्केट में जाके देखो बहुत सारे बिजनेस है, तो वहाँ पे आप चेक करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, फर्स्टली आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद में साइज़ ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपके जो बिजनेस का साइज़ कैसा रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है, और बहुत बड़ा रखना है, या फिर मल्टीनेशनल रखना है, मीन्स एक से ज़्यादा देशों में। और नंबर 4th पॉइंट आता है कि आपका जो बिज़नेस का जो लोकेशन होता है, लोकेशन ऑफ बिज़नेस, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। मैंने ये देखा है कि आपके अगर लोकेशन सही है तो ठीक है। फिर चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप्स, यानी कि ओनरशिप्स किसके द्वारा परफॉर्म किया जाना चाहिए, एक अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं नंबर 5 पॉइंट आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान हो आपके पास कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे लगाना है, कैसे क्या होना है। उसके बाद में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो उसको कैसे हैंडल करना है। और ज़्यादा जब फाइनेंस की ग्रोथ हो, फाइनेंस मतलब पैसा बढ़े, बेसिकली बोलूँ तो वहाँ पे किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। और नंबर 6 आता है प्रोविज़न ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, यानी कि जो फिजिकल फैसिलिटी जैसे टेबल, चेयर वगैरह, एसी, कूलर्स वगैरह, ये सब मशीनरी वर्क्स वगैरह, ये जो फिजिकली आती है उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। उसके बाद में आते हैं प्लांट लेआउट, बेसिकली अगर इसका सेकेंडरी पार्ट बोलूँ तो प्लांट लेआउट, जो भी आपकी मशीनरी है उसको प्लांट तो बोलते, ठीक है। और नंबर 8 आता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंदर का, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, एम्प्लॉय कौन होगा, हायरार्की ऑफ लेवल्स कितने होंगे, ये सब। फिर होते हैं पर्सनल के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या क्या होने वाले हैं, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या डिफाइन किया जाएगा। फिर आता है टैक्स प्लानिंग, कि हम जो माल बना रहे हैं उसकी प्राइस सेटिंग्स, टैक्स प्लानिंग, इस पर कितना % टैक्स जाने वाला है, उसके अकॉर्डिंग जो भी है प्राइस सेटअप्स करके रखें। और नंबर 11 टर्म आते हैं जो लॉन्चिंग द फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, यानी कि फाइनली आपका एंटरप्राइज खोल लिया आपने, ठीक है। उसके बाद में स्टेज ऑफ कंपनी फॉर्मेशन, तो बात करता हूँ अब कंपनी, आप ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। तो कंपनी फॉर्म कैसे होती है,
ये भी जान लीजिएगा। नंबर 1 आते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आप किसी मतलब बहुत सारी चीज़ एक्सपेक्ट आते हैं जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो कंपनी का। कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा आप कंपनी एक्ट में आप रजिस्टर किया जाता है आपको रजिस्ट्रार के द्वारा, ठीक है। और नंबर 2 आते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड फ्लोटेशंस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आता है, अब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपके जो मनी होगी, जो भी आपका जो कैपिटल होगा वो सफिशिएंट है या नहीं है, उसके लिए अगर आपके पास कैपिटल कम पड़ रहा है तो आप शेयर इशू करेंगे। शेयर इशू करने के बाद में आपके पास कैपिटल आ जाएगी। यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो भी कितनी भी कैपिटल है वो रजिस्ट्रार या कंपनी एक्ट में लिखी जाती है, ये सब चीज़ें। नंबर 3 आते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि जो ये सब चीज़ें अगर फुलफिलमेंट हो जाती है उसके बाद में बिजनेस को कमेंसमेंट कर लिया जाता है, ठीक है। यानी कि आप कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट यूज्ड इन कंपनी फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन भी बोल सकता हूँ, जहाँ पे जो कंपनी फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट का यूज़ हुआ है। मेनली 3 चीज़ें आती है इसके अंदर डायमेंशन के अंदर, कि पहले आते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड थर्ड आता है प्रॉस्पेक्टस। यानी कि नंबर 1 बोलूँ तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसा चीज़ होता है जो कि इंटरनल बिजनेस के लिए काम आता है, सॉरी। तो MOA के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, उसके रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बात किया गया है। AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी उसके रूल एंड रेगुलेशन के लिए बात किया गया है, बट उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या होंगे, मतलब उसके जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह बाहर के प्रति उसके क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए इंटरनल मतलब एक्सटर्नल के प्रति। आप समझ रहे होंगे कि एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देना, उसको इफ़ेक्ट ना आए, यही एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स पे कोई इफेक्ट ना आए वो AOA समझता है, ठीक है। नंबर 3 आता है प्रॉस्पेक्टस यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पे कंपनी के बारे में लिखा होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट। और इसके बाद में इसमें लिखा था कि फॉर्मल इन्वेस्टर के बारे में, कि इन्वेस्टर के प्रति क्या क्या ड्यूटीज़ है, और टू इन्वेस्ट ऑफरिंग टू द प्रेजेंटियल इन्वेस्टर हेल्पिंग देम मेक इंफॉर्मेटेड डिसीजन अबाउट इन्वेस्टिंग, यानी कि इन्वेस्टिंग इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखा होता है प्रॉस्पेक्टस में। चलो, तो अब मैं बात करता हूँ कि उसके बाद में बात करता हूँ ये हमारा जो कंपनी वाला फेज़ है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में बात करूँ तो चैप्टर यानी कि स्टेज नंबर 4 आता है प्रोप्राइटरशिप और सेल ट्रेड, यानी कि प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकाकी व्यापार भी जिसको बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले मैं ये चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस के मतलब 2 चीज़ें और देखते हैं, मतलब एक चीज़ पहली चीज़ तो देख लिया, दूसरी चीज़ और देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस में क्या 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 होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस ऐसे चीज़ें जहाँ पे नंबर 1 पे आता है ट्रेड, नंबर 2 पे आता है सोलो ट्रेड, नंबर 2 पे आता है पार्टनरशिप, नंबर 3 पे आता है, उसके बाद में 3 पे आता है कंपनी, नंबर 4 पे आता है कोऑपरेटिव सेक्टर, नंबर 5 पे आते हैं MNCs, और उसके बाद में कुछ भी नहीं। उसके बाद में आते हैं गवर्नमेंट के बाद में CBI से ऊपर वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के ऊपर कुछ भी नहीं। तो मैं इसी को डिफाइन करने वाला हूँ इन द 5 मिनट्स, तो ध्यान से सुनिएगा। सोल ट्रेड मतलब ऐसा ट्रेड जहाँ पे एकाकी व्यापार, यानी कि पुराने ज़माने में भी चलता था, अभी भी चल ही रहा है बेसिकली बोलूँ तो। सोल ट्रेड मतलब ऐसा ट्रेड जो एक व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हैं। पार्टनरशिप यानी कि यहाँ पे मिनिमम जो मेंबर होते हैं वो 2 होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए, और लगभग 50 तक होने चाहिए, मैक्सिमम लिमिट है 50, लेकिन ये इसका रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट द्वारा होता है, ठीक है। और नंबर 3 आते हैं कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर करना अनिवार्य है, और इसका जो फॉर्मेशन है वो आपने पहले ही देख लिया है। उसके बाद में कंपनी होता है, ठीक है। कंपनी में मिनिमम मेंबर आता है 7, पब्लिक कंपनी में 7, और प्राइवेट में 2 मेंबर, और मैक्सिमम जा सकता है प्राइवेट में 200 और पब्लिक में अनलिमिटेड, ठीक है। उसके बाद में आता है नंबर 4 आते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रॉफिट के लिए और दूसरा नॉन प्रॉफिट के लिए। कोऑपरेटिव सेक्टर बेसिकली यही होगा कि नॉन प्रॉफिट के लिए, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई संस्था चला रहा है बेसिकली बात करूँ तो, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं MNCs मतलब मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी जो कि न केवल अपने सीमा में व्यवसाय करे, अभी तो मतलब बाहर इंडिया, मतलब जैसे मैं इंडिया की पर्सनली
इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया की बात करूँ तो इंडिया न केवल वो कंपनी इंडिया में ही व्यवसाय करे अपितु मतलब बाहर अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लंदन, यूके, यूएस, यूकेई मतलब बहुत सारी जगह, बहुत सारी कंट्री में बिजनेस कर सकती है, ठीक है। वो एमएनसीज कंपनी कहलाती है। उसके बाद में आता है वो आरबीआई न केवल इंडिया को रेगुलेट करती है, मतलब वो पूरा रेगुलेशन बेसिकली बोलूँ तो रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम करती है मॉनेटरी टर्म में। वो जो अलग फंडामेंटल क्रिएट होता है। उसके बाद में आता है वर्ल्ड बैंक, वो भी एक अलग फंडामेंटल क्रिएट करता है। जो आरबीआई रूल फॉलो करता है वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रूल फॉलो करता है, ठीक है। वो पूरी कंट्री यानी कि पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड है, उसका मॉनिटरी टर्म्स एंड उसका जो पैसे का वैल्यू है वो सब मेंटेन करके रखती है, ठीक है। उसके बाद में आता है सोल ट्रेड। मैंने बता ही दिया कि एकाकी व्यापार सोल ट्रेड क्या होता है। उसके बाद में आते हैं चार्टरिस्टिक सोल ओनरशिप इंटायर रिस्क, खुद का रिस्क होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है। उसके बाद में ओन कैपिटल, खुद का ही कैपिटल होता है। कॉमन आइडेंटिटीज़ होती है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल खुद के द्वारा होता है। शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है। ये बहुत ही छोटा सा बिजनेस होता है, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद में वो व्यक्ति चला रहा है, एक टाइम बाद में उसकी डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस भी बंद हो जाता है, ठीक है। लीगल पोजीशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप्स वगैरह ये सब देखने की, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ फ्यूचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप्स इन इंडिया। इट रिक्वायर्ड स्मॉल कैपिटल, यानी कि स्मॉल कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर आता है इकोनॉमिक पावर, ये छोटे जो बिजनेस होते हैं वो इकोनॉमिक पावर में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं इकोनॉमिक पावर और स्मॉल स्केल बिजनेस, ये बेसिकली बोलूँ तो स्मॉल स्केल बिजनेस है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप्स को डेवलप करने के लिए ये चीज़ चलाई जाती है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी कुछ चलाया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। इवेल्यूएशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप्स, इवेल्यूएशन, ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, डायरेक्टर इंसेंटिव, क्विक डिसीजन मेकिंग आता है, पर्सनल रिलेशंस आता है। उसके बाद में आते हैं ये सब चीज़ें। उसके बाद में अब देख लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप्स। देख लिया है हमने। जो सोल प्रोप्राइटरशिप्स आते हैं वो बेसिकली एकाकी व्यापार, एक व्यक्ति द्वारा संभाला जाता है, उसके ऊपर भार कितना बढ़ जाता होगा। तो अब राम और श्याम का एग्जांपल लेते हैं। राम अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, श्याम अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, और उन दोनों पे बिजनेस का लोड इतना है, खुद का ही बिजनेस है और वो खुद ही चला रहे, तो इसका मतलब बिजनेस का लोड बहुत हो जाता है। तो उन दोनों ने मिलकर एक दुकान करी। वो पहले वाली दुकान बेच दी राम ने, और श्याम ने भी पहले वाली दुकान बेच दी अपनी। तो उसके बाद में एक नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं। उसके बाद में एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद में एक पार्टनरशिप्स में कर लेते हैं। यानी कि ये जो हमारी 5th स्टेज आने वाली है वो होती है पार्टनरशिप्स। यानी कि यहाँ पे दो व्यक्ति आते हैं अपने उसके अंदर बिजनेस करते हैं, ठीक है। यही पार्टनरशिप का सिंपल मीनिंग है। उसके बाद में आते हैं इसकी जो मतलब क्या क्या खासियत हो सकती है पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप्स मेनली एग्रीमेंटेड होता है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। मैंने बताया था 2 व्यक्ति होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं 50, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर कंपनी का रूप दे सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद में आते हैं 2 लीगल बिजनेस। सेकेंड आता है लीगल बिजनेस। ये एक लीगल बिजनेस है, लाइसेंस के द्वारा चलाया जाता है, पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। और प्रॉफिट मोटिव, इनका जो मोटिव होता है प्रॉफिट का होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इनके जो लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड होती है। जो कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तभी उनको कंपनी कहा जाता है, ठीक है। नो सेपरेट एंटिटी, यानी कि जो इनका जो एंटिटी है मतलब एकाधिकार नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप में है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इधर शेयर ही नहीं है तो ट्रांसफरेबिलिटी कहाँ से आएगा। अब मैं इसकी इवेल्यूएशन की बात करूँ तो इजी टू स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट करना इजी है। सफिशिएंट कैपिटल लगता है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर सीक्रेसी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये रजिस्टर होती है, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर ऑप्शनल है, ठीक है। यही सब होता है इवेल्यूएशन। और उसके बाद में डीमेरिट्स और मेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो मोर एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डिफ़िकल्टी इन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने, मतलब मॉनेटरी टर्म में बात करूँ तो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, डिले इन डिसीजंस, कन्फ्लिक्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पे पार्टनरशिप में कन्फ्लिक्ट होने के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं कभी कभी। हु कैन बी बिकम अ पार्टनर, 3 स्टेजेस होती है, आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। नंबर 1 आता है कि उस पर कोई कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। नंबर 2 होता है कि जो पार्टनर हो वो माइनर ना हो, मेजर हो, 18 साल के ऊपर हो। नंबर 3 आता है कि वो साउंड माइंडेड पर्सन हो, यानी कि वो दिमाग से स्वस्थ हो, ठीक है। कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर, जी बिकम जी हो सकता है, माइनर पार्टनर हो सकते हैं। माइनर एज अ पार्टनर
लिमिटेड राइट होते हैं माइनर के ऊपर। राइट टू गेट अ सर्टेन प्रॉफिट, यानी कि एक सर्टेन प्रॉफिट दिया जाता है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक, यानी कि उसको एक अधिकार होता है कि वो बुक को चेक कर सकता है। और नो राइट टू यूज़, यानी कि उसको मतलब नो राइट टू यूज़, उसके जो खुद के अधिकार है वो खुद से डेवलप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर पार्टनर इज़ अप टू हिज हर कैपिटल, जितना माइनर की कैपिटल होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है लाइबिलिटी। काइंड ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि यहाँ पे पार्टनरशिप्स के प्रकार देखे जाएंगे अकॉर्डिंग टू एम के अकॉर्डिंग, यानी कि उनका जो लक्ष्य है उनके प्रति क्या निर्भर करता है। नंबर 2 आता है अकॉर्डिंग टू टाइम के प्रति, यानी कि कुछ सर्टेन टाइम के लिए पार्टनरशिप खोल लिया है। अकॉर्डिंग टू लीगलिटी, यानी कि कब तक वो लीगली चले, और भविष्य में जाके वो अनलीगल काम करते हैं तो उनको पार्टनरशिप कैंसिल हो सकती है। उसके बाद में आते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है कि कब तक चलेगी। अगर कोई व्यक्ति मर चुका है, मर जाता है, तो उसकी पार्टनरशिप वहीं पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। पार्टनरशिप्स फर्म ख़त्म नहीं होता है, पार्टनरशिप ख़त्म होती है। पार्टनरशिप अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है, और बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ऑर्गेनाइज़र अलग है। मतलब बहुत सारे ये जो भी बिजनेस होते हैं, बिजनेस अलग है, और जो उसको बिजनेस को रन करते हैं वो अलग है। बेसिकली बोली तो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 2008 बात करते हैं। LLP एक्ट 2008 लगता है। और हम किसी भी कोई भी पार्टनरशिप, यानी कि हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि कोई पार्टनरशिप फर्म में, यानी कि राइट ऑफ पार्टनर टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट को बांटते हैं वहाँ पे। इंस्पेक्ट द बुक्स एंड अकाउंट्स, यानी कि वहाँ पे बुक्स और अकाउंट्स चेक करने की एक राइट बन जाता है। मतलब आपका अधिकार है कि आप बुक्स एंड जो भी है उसका हिसाब किताब समझने के लायक हो। उसके बाद में होता है पार्टिसिपेशन वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल हो या फिर वर्क हो वहाँ पे पार्टिसिपेट लेने का काम करता है। उसके बाद में आता है नॉट ओनली को ओनरशिप, यानी कि खुद का ओनरशिप नहीं होता है, सब मिलकर ओनरशिप लेते हैं, ठीक है। और मेन एम टू अर्न एंड शेयर प्रॉफिट, उनका जो खुद का मतलब जो मुख्य एम होता है उनका एम होता है अर्न प्रॉफिट एंड शेयर कैपिटल्स वगैरह, जो भी शेयर कैपिटल। तो बेसिकली यहाँ तक मैंने देख लिया, वहाँ मैंने बता दिया है कि कितने स्टेजेस हो सकते हैं। उसके बाद में आता है नंबर 6 स्टेज आती है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली एक वॉलंटरी एसोसिएशन होते हैं, एक पार्टनरशिप द्वारा चलाए जाते हैं। पार्टनरशिप्स के जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप्स हु जॉइन टुगेदर विद अ मोटिव ऑफ वेलफेयर, यानी कि मेंबर, यानी कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, ये बस सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ये 6 स्टेज चल रही है अपनी, ठीक है। उसके बाद में इसका जो कुछ फॉर्मेलिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी देख लेते हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 2 आता है लीगल स्टेटस दिया गया है। उसके बाद में डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, यानी कि खुद का डेमोक्रेटिकली होता है इसका मैनेजमेंट। ट्रांसफ़र ऑफ फेयर भी है। और फिक्स रिटर्न ऑफ कैपिटल, यानी कि यहाँ पे जो कैपिटल लगाए जाते हैं तो उसका रिटर्न भी फिक्स होता है। Evaluation of merit of cooperative, limited liability, equity in voluntary status, open member, voluntary memberships, stability and continuity, ठीक है। डीमेरिट भी पढ़ लेता हूँ। लिमिटेड कैपिटल, लैक ऑफ सेक्रेसी, efficiency in management, mutual conflicts and conflicts, और नॉन कोऑपरेशंस अमंग मेंबर, यानी कि यहाँ पे कोऑपरेशन ज़्यादा कभी कभी नहीं होते हैं, बाकी तो मोस्टली होती है। और टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने प्रकार की हो सकती है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी होती है नंबर 1। नंबर 2 होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। नंबर 4 होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। नंबर 5 होता है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी आती है। नंबर 6 आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि ये कुछ टाइप है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो बेसिकली ये कुछ टर्मिनोलॉजी से वगैरह ये सब देख सकते हो। मैंने 6 स्टेज बता दिए हैं। उसके बाद मैं 7 स्टेज की बात करता हूँ। तो वो 7 स्टेज कुछ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, मैं 7th स्टेज को अभी फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, तो 8 स्टेज पे बढ़ता हूँ। तो उसके बाद में आते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बात करता हूँ। 8 स्टेज बात करता हूँ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। सो बेसिकली अगर मैं जो 8 लेवल की बात करता हूँ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, और इसके साथ में आता है एक प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस।
और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज वो इंटरप्राइजेज होता है जहाँ पे पब्लिक यानी कि मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, वो स्टेट के द्वारा, स्टेट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होता है। और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज मतलब प्राइवेटली होता है, मतलब एक प्राइवेट फैमिली के द्वारा होता है, मतलब नाम में ही प्राइवेट आता है, वो किसी व्यक्ति द्वारा मतलब चलाया जाता है, गवर्नमेंट का इंटरफियर नहीं होता है। और जो पब्लिक में होता है वो पब्लिक द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और इसके जो पब्लिक के जो फ्यूचर है वो ऑनरशिप होता है गवर्नमेंट की, सर्विस ऑब्जेक्टिव होता है, फाइनेंसिंग होता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होता है। उसका जो उद्देश्य होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्लान ग्रोथ, रीजनल डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये सब आता है। ठीक है, उसके बाद में आता है रोल ऑफ पब्लिक। जो प्राइवेट का क्या काम आता है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस फुली ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उनका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। और जो रोल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज है, इनका जो रोल क्या है, अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल, यानी कि जो नेशनल गोल होता है उसका अचीवमेंट करना। नंबर 2 आता है जनरेशन ऑफ सरप्लस, जो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली बोलूँ तो। नंबर 3 आता है डेवलपमेंट ऑफ बैकग्राउंड रीजन, यानी कि जो बैकग्राउंड रीजन है, जो गाँव के क्षेत्र है वहाँ पे डेवलपमेंट हो। और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार पहुँचाए लोगों तक, लोग बेरोजगार ना रहे। इम्पोर्टेंट क्या है ये, सब्स्टिट्यूशंस एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, जो इंस्टीट्यूशन पे हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो। डेवलपमेंट ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्री, जो भी है, जो इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हो। और बस यही है डेवलपमेंट। और मैं बात करूँ तो फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, अब मैं 9th वाले लेवल पे आ गया हूँ। 9th वाला लेवल बोलते हैं फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब हमने देखा था पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, अब मैं देखता हूँ फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। फॉर्म क्या होता है, फॉर्म बोले तो जैसे कि आपने पढ़ा था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आपने पढ़ा था सोल प्रॉपर्टीशिप्स, पार्टनरशिप्स, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वैसे ही यहाँ पे आता है फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का फॉर्म जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, यानी कि इसका जो टाइप होता है 4 प्रकार के होती है। पब्लिक ट्रस्ट होता है, उसके बाद में गवर्नमेंट कंपनी होती है, स्टेटोरी और पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है। तो मैं सबसे नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट करता हूँ, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वो होता है जहाँ पे डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहा जाता है। उसके बाद में आते हैं सेकंड आता है स्टेटोरी और पब्लिक कॉर्पोरेशन। स्टेटोरी और पब्लिक कॉर्पोरेशन का मतलब होता है मीन्स पब्लिक स्टेटरी ऑडिट, मतलब नाम ही स्टेटस आता है। यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा इसको लीगल एंटिटी कहा जाता है, इस्टेब्लिश बाय द स्पेशल एक्ट द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में लेजिस्लेटर का भी आता है, रूल एंड रेगुलेशन से द्वारा बनता है स्टेटरी ऑडिट्स और पब्लिक कॉर्पोरेशंस। यही है फ्यूचर। इसके देखते हैं कि मतलब ये गवर्नमेंट ऑनरशिप्स होता है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर की अकाउंटेबिलिटी को संभालता है। उसके बाद में इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि लॉ द्वारा निर्मित होता है। उसके बाद में आता है थर्ड, मैंने बताया था कि गवर्नमेंट कंपनी बेसिकली ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, और नंबर 4 आता है पब्लिक ट्रस्ट मीन्स ऐसा ट्रस्ट जो कि पब्लिक के लिए बनाया गया है। बेसिकली बोलूँ तो जो पब्लिक जो मांगता है वही पब्लिक ट्रस्ट बोलता है, मतलब जो पब्लिक ट्रस्ट बेसिकली वही होता है जो पब्लिकली डिमांडेड हो। जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, इंटेग्रिटी होती है, विथ एंटिटी विल एक्ट इन दिस बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होती है। लास्ट स्टेज पे आने से पहले एक चीज़ बताता हूँ, फ्यूचर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। हमारा क्या भविष्य होगा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, मतलब ये जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बोलता है कि हमारा क्या रोल होगा फ्यूचर में। नंबर 1 आता है मैक्सिमाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक का ग्रो करने के लिए ये होता है सोशल वेलफेयर हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, टेक्निकल एडवांसमेंट हो। यही है, मतलब बेसिकली बोलूँ तो फुल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड आवर नेशंस। ठीक है, अब मैं लास्ट स्टेज पे बढ़ता हूँ, और लास्ट स्टेज पे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि
ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे एक्सपेक्ट डील करते हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर भी डिटरमाइन करते हैं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है। आप इन सब चीज़ों से आप सीख सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि चैप्टर नंबर मतलब जो स्टेज नंबर 10 आता है, लास्ट है हमारी। उसके बाद में देखते हैं कि हम मतलब एक इनिशियल स्टेज आती है कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। फिर हम बनाते हैं 10th स्टेज बोलता है ग्लोबल इंटरप्राइजेस। यहाँ पे मेरी वीडियो का जो लास्ट स्टेज है यही है, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो लास्ट स्टेज नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारे हैं, उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आखिरी और लास्ट स्टेज है उसके बारे में बात करते हैं, ग्लोबल इंटरप्राइजेस। यानी कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, ग्लोबल इंटरप्राइजेस का मीनिंग होते हैं लाइक अ मल्टीनेशनल कंपनी। मैंने बात किया था मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि एक से ज़्यादा देशों में चलने वाली कंपनी, न केवल इंडिया में व्यवसाय करें अभी तो ग्लोबल लेवल पे व्यवसाय करें, ग्लोबल लेवल पे मीन्स, ठीक है। इसका जो फ्यूचर होता है, मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इससे समझते हैं कि इसका जो जेंटर साइज़ रहता है, मतलब इसका जो साइज़ होता है बहुत बड़ा होता है। हग कैपिटल रिसोर्स, यानी कि इसका जो कैपिटल रिसोर्स होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। इसका जो जाइंट साइज़ होता है वो बेसिकली बोले तो। सेकंड नंबर पे आता है सेंट्रलाइज कंट्रोल। इसका जो कंट्रोल होता है सेंट्रलाइज। अगर ये भारत की कंपनी है लेकिन ये MNCs है, यानी कि और भी देशों में चलती है, लेकिन रहेगी तो भारत की, सेंट्रलाइज होगा भारत से, कंट्रोल भारत की करेगा, ठीक है। थर्ड नंबर पर आता है एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मदद ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं फोर्थ नंबर पे एक्सपेंशंस ऑफ मार्केट का एक्सपेंशंस करना, मतलब बढ़ाना मार्केट को। और प्रोडक्ट का इनोवेशंस करना। कॉन्सेप्ट ऑफ MNCs, इसका जो कॉन्सेप्ट है एक बार वो भी समझ लेते हैं। यानी कि जो इसका MNCs का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे जो MNCs होता है वो ऑपरेट एक कंट्री करती है, लेकिन इसके जो सब क्वार्टर्स हेड क्वार्टर्स होता है वो मीन्स हेड क्वार्टर एक होता है, बाकी जो इसकी जो ब्रांचेज होती है वो मैनी कंट्रीज में हो सकती है, जैसे USA, लंदन वगैरह, फ्रांस, जर्मनी। यानी कि बेसिकली बात करूँ तो अगर इंडिया की MNCs है तो इंडिया हो जाएगा उसका हेड क्वार्टर, और जो अदर कंट्री होती है उनकी जो ब्रांचेस हो सकती है उसके लिए वो MNCs कहलाती है, ठीक है। उसके बाद में रोल आता है रोल ऑफ MNCs नंबर 3, मतलब इन 3 पॉइंट आता है कि बेसिकली बोलूँ तो, यानी कि 3 चीज़ आती है इसमें। यानी कि तो डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो MNC शुड बी हाईटेक इंडस्ट्री, ये हाईटेक इंडस्ट्री के अंदर में आता है। और दूसरा आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप विदेश में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नंबर 3 आता है MNCs का जो आता है गुड्स, कंज्यूमर गुड शुड बी इनकरेज, यानी कि जो इनका जो गुड आता है स्टैंडर्ड गुड आता है, ठीक है। एंड लास्ट एंड फाइनल छोटू सा टॉपिक बच चुका है इसी ग्लोबल इंटरप्राइजेस के अंदर आता है, जो कि है पब्लिक प्राइवेट इंटरप्राइजेस, PPP, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। मीनिंग एंड फ्यूचर देख लेते हैं इसके अंदर। तो पहले हम फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं ताकि इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 आता है शेयरिंग ऑफ रिवेन्यू को शेयर करते हैं। फिर आते हैं प्रॉब्लम विद PPP, यानी कि इनकी जो प्रॉब्लम आती है वो भी शेयर किया जाता है PPP में। उसके बाद में आते हैं प्रोविज़न ऑफ कैपिटल सब्सिडीज़, या कैपिटल की जो सब्सिडी मतलब जो भी इसका जो प्रॉफिट है उसका सब्सिडी के रूप में लिया जाता है। और कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज, जो सर्विसेज है यूज़ के लिए, कॉस्टिंग के लिए वो हो जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड करता है वो PPP करता है, ठीक है। तो अब मीनिंग देख लेते हैं कि PPP होता क्या एक्चुअली में। यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये जो पार्टनरशिप है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, मतलब दोनों मिलकर चलाते हैं। वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मर्ज हो जाते हैं पार्टनरशिप के अंदर। वहाँ पे इसको जो 3-4 नाम से जाना जाता है उसमें से बता रहा हूँ। P स्क्वायर, मतलब इस क्या बोलते हैं उसको, बट्टे हैं वो P के ऊपर 3 आता है। उसके बाद में PPP हो सकता है, P3 हो सकता है, 3P हो सकता है, और भी बहुत ETC। और यहाँ पे मेरा वीडियो एंड होता है। थैंक यू।